Hello everyone. Today we are doing sampling methods. तो let's start it. तो सबसे पहले सैम्पलिंग है क्या? जब पॉपुलेशन में से हम जैसे एक पॉपुलेशन एक पूरा कॉलेज है, इसमें से जब हमने एक क्लास को उठाया तो ये सैम्पल है। इस सैम्पल को ही सैम्पलिंग कहते हैं। अब सैम्पल लेने के लिए भी मेथड्स होते हैं, इसलिए इसको सैम्पल मेथड्स कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है। तो फर्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और सेकंड हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इन मेथड्स के अंडर ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंडर ये 5 मेथड्स आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल मेथड्स के अंडर ये 4 मेथड्स आते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, जिसमें प्रोबेबिलिटी संभावना है, जिसमें आप कोई भी सैंपल लेते हो रैंडमली लेते हो। आप रैंडमली किसी भी सैंपल को सिलेक्ट करते हो। आपको ये पॉपुलेशन दी गई, इसमें से आप कोई भी सैंपल रैंडमली उठा लेते हो। जो भी आपको ये नहीं होता है कि आपको जो कंफर्टेबल है ईजिली अवेलेबल है, नहीं। आप इनमें से पॉपुलेशन में से सभी के आने की संभावना एक जैसी, आप कोई भी सैंपल उठा सकते हो। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, नॉन रैंडम होता है। इसमें रैंडम नहीं होता। इस सैंपल्स में से जो भी आप सैंपल उठाने वाले हो वो आप पहले ही फिक्स कर लेते हो कि आपको कौन सी क्लास का लेना है और क्यों लेना है। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ पर यूज़ की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये सैम्पलिंग का वही है। सैम्पलिंग मेथड में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले कहती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, फिर स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग आती है, फिर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग आती है, फिर मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग आती है, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग आती है। ये सभी मेथड्स है जो आपके 5 के 5 ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है। इन सभी मेथड्स में जो भी आप सैंपल लेने वाले हो वो आप रैंडमली लेने वाले हो। आपको पहले नहीं पता है आप किसको लेना, आप रैंडमली किसी को भी उठा लेते हो, किसी भी सैंपल को उठा लेते हो। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, जैसे जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। इसमें आप जो भी सैंपल उठाते हो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार उठाते हो। आपको पहले पता होता है कि मुझे कौन सा सैंपल लेना और किस तरह के सैंपल्स चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है कि इसमें जो यूनिट होती है, ऑल द यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर गिवन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। देखो पॉपुलेशन की जितनी भी यूनिट्स है, कॉलेज में जितनी भी क्लासेस, उन सभी का इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का, क्योंकि मैं रैंडमली किसी भी क्लास को उठाने वाली हूँ ना। मुझे ये देखना है कि वो कौन सी क्लास है, बीए की है, बीएससी की है, बीकॉम की। मैं रैंडमली कोई भी, मुझे सिर्फ एक क्लास चाहिए, वो कोई भी क्लास हो, क्योंकि मैं ये रैंडमली उठाने वाली हूँ। तो इसमें मेथड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखो इसमें क्या होता है, सेम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो है, इसमें ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सेम है कि इसमें पॉपुलेशन में हर एक सैंपल का सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। जिस तरह से लॉटरी टिकट होती है आपकी, तो उसमें से खरीदने वाले हर व्यक्ति का इक्वल चांस होता है कि वो जीत सकता है। ये नहीं होता कि आपने जो लॉटरी टिकट खरीदी है ये नहीं निकलेगी, उसने जो खरीदी है ये निकलने वाली नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी का इक्वल चांस होता है जब तक लॉटरी का नंबर नहीं दिखाया जाता। तो इक्वल चांस है यूनिवर्स के सिलेक्ट होने की। तो इसमें आपका लॉटरी मेथड आता है। लॉटरी में बता चुकी हूँ आपको कि लॉटरी लगती है, इतने सारे लॉटरी में नंबर्स होते हैं। जब तक वो नंबर नहीं पता जाता हमें कि विनिंग नंबर कौन सा है, तब तक सभी के जीतने के चांस इक्वल होते हैं। फिर एक आते हैं टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। देखो इसमें ना एक टिपिक टेबल आती है आपकी। इसमें क्या होता है कि आपको नंबर्स दिए गए होते हैं, उसमें से रैंडमली आप उठाते हो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेट्स डू विद द अनदर। अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड अपनाते तो इसके मेरिट्स क्या होगी, डीमेरिट्स क्या होगी, ये करने ज़रूरी है। दो दो कर लेना, वो काफ़ी रहेगी आपके लिए, इनफ हो गया। देखो देखो यहाँ पर कोई पर्सनल बाइस नहीं होगा। इट मीन्स कि आप अपनी खुद की कोई ओपिनियन नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आप रैंडमली किसी भी क्लास को उठाने वाले हो। अगर आप अपनी खुद की ओपिनियन डालोगे तो इट मीन्स कि आप उसी क्लास को सिलेक्ट करोगे जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जिस क्लास में आपके फेवर है, आप फेवर करना चाहते हो, उसी क्लास को सिलेक्ट करोगे। नहीं, यहाँ पर आपकी कोई पर्सनल बाइस नहीं होती, आपकी पर्सनली कोई अप्रोच नहीं होती है। इक्वल चांस होती है, हम पहले ही कर चुके हैं। और इसमें एक पैसा सेव होता है, आपका टाइम सेव होता है और लेबर्स भी सेव होती है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है कि सैम्पल साइज स्मॉल होता है,
तो एडिक्वेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर यूनिवर्स छोटा है तो ये मेथड सूटेबल नहीं, क्योंकि ये मेथड वहीं पर लगता है। अगर आपको दी ही 4 क्लास गई है तो आपको ऑब्वियसली पता है 4 में से आप एक को सिलेक्ट करने वाले हो, तो इस स्मॉल सैम्पल में ये सूटेबल नहीं होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जहाँ पर पॉपुलेशन, जो मैंने पहले कहा था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें से कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तब ये मेथड सूटेबल रहते हैं, अगर पॉपुलेशन कम है तो ये मेथड सूटेबल नहीं रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखो स्ट्रैटा वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटा होता है ग्रुप। एक ग्रुप बना लेते हो आप, उसमें से फिर आप सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो। यहाँ पर एक वर्ड है, द यूनिवर्स आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है रैदर देन होमोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस क्या होता है? अलग अलग, कि आपने जो पॉपुलेशन ली है वो अलग अलग है, और होमोजीनियस होता है एक जैसी। देखिए ये आप पॉपुलेशन है ये पूरी, इसमें मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रंस है, तो ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो गई। अगर इस पॉपुलेशन में सिर्फ मैन होते तो ये होमोजीनियस होती। अगर इस पॉपुलेशन में केवल चिल्ड्रन होते तब ये होमोजीनियस होती। लेकिन क्योंकि इस पॉपुलेशन में मैन भी है, वुमेन भी है और चिल्ड्रन भी है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। तो इसमें से आप सैंपल को सिलेक्ट करने वाले हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। किसी कॉलेज में 1500 बच्चे हैं और वे 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड है, आर्ट में, कॉमर्स में और साइंस में से। तो इतने इतने बच्चे हैं कि आर्ट्स में 500 है, कॉमर्स में 700 है और साइंस में 300 है। तो आपको ये ग्रुप ही तो बन गया कि आर्ट्स में इतने हैं, कॉमर्स में इतने हैं, साइंस में इतने। अभी आप इस ग्रुप में से उठाने वाले हो। इस ग्रुप में से, हर ग्रुप में से आपको 10% बच्चे लेने हैं, 10% सैम्पल्स लेने हैं। तो इस तरह से 50, 70 और 30 स्टूडेंट्स आप ले लेते हो। ये एक स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, जिसमें आप स्ट्रैटा होता है, ग्रुप है। देखो वुमेन का अलग से ग्रुप बना लिया आपने, मैन का अलग से, चिल्ड्रन का अलग से, और फिर इनमें से सैंपल उठाए। वुमेन में से 10 वुमेन ली, मैन में से भी 10 वुमेन ली और चिल्ड्रन में से भी 10 ही चिल्ड्रन लिए। तो पहले आपने जो पॉपुलेशन दी गई थी उनकी विभिन्नताओं के आधार पर, क्योंकि जेंडर यहाँ पर है मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन, तो आपने मेल्स को अलग एक ग्रुप में रखा, वुमेन्स को अलग में और चिल्ड्रन को अलग में। फिर उन ग्रुप में रखने के बाद उनमें से सैंपल उठाए हैं। तो ये स्ट्रैटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। स्ट्रैटा मीन कि पहले आप एक ग्रुप बनाते हो, फिर इस ग्रुप में से आप सैंपल्स को उठाते हो। ये मेरिट्स दी गई है उसकी स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग मेथड की। मेरिट्स क्या है कि ये सभी यूनिट्स को प्रेजेंट करता है। इससे कंपैरेटिव स्टडी आप ले सकते हो। अगर आप ग्रुप में से रैंडमली उठाते तो क्या पता आप कुछ ज़्यादा वुमेन्स को उठा लेते, या फिर ज़्यादा चिल्ड्रंस को, या फिर ज़्यादा मैन को उठाते, क्योंकि आपने पहले ही उनको ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपने सैम्पल्स को उठाया है। तो इक्वली सभी का आने का इक्वली चांस था, कि जितनी वुमेन ग्रुप्स थी उन सभी का इक्वल चांस था, जितने मैन ग्रुप थे उनका। अगर आप नॉर्मली उस ग्रुप में से, पॉपुलेशन में से डायरेक्टली उठाते, आपको बस इतना चाहिए था कि आपको पॉपुलेशन में से 10% चाहिए, उसमें मैन हो वुमेन हो, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अच्छी स्टडी नहीं होती। तो कंपैरेटिव आप अब कंपैरिजन कर सकते हो कि मैन कितने हैं, वुमेन कितनी है, चिल्ड्रंस कितने हैं। डिमेरिट्स क्या है कि इसका लिमिटेड स्कोप होता है। अगर आपको पॉपुलेशन में सिर्फ मैन होते या फिर वुमेन होती तो इसका लिमिटेड स्कोप हो जाता। नेक्स्ट आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें क्या था? सिस्टमैटिक। देखो जब भी वर्ड आता है सिस्टमैटिक तो एक सिस्टम की बात चलती है। सिस्टम कैसे होता है? ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये और ये, इस तरह सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है? मेनली इक्वल इंटरवल्स की बात होती है, कि एक इक्वल इंटरवल्स के बाद आप सैंपल्स को चुनते हो। कि अगर आपने पॉपुलेशन में से एक सैंपल लिया, अगर आपने 100 बच्चों में से जो 10वां बच्चा वो लिया, तो उसके बाद 10वें बच्चे को सिलेक्ट करने के बाद जो आगे आप दूसरा बच्चा लेने वाले हो वो 10-10 के गैप्स पे लो, क्योंकि यहाँ पर बात है इक्वल इंटरवल्स की। अगर आपने फर्स्ट स्टूडेंट 50 के गैप पे लिया अंदर, तो सेकंड आप 50 के गैप पे लेते, तो आप 2 ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाले थे। सेम अगर आप
7th वाला स्टूडेंट लेते तो आप 7 के गैप में स्टूडेंट को सिलेक्ट करने होते। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल, देखो फर्स्ट सैंपल तो आप रैंडमली लेते हो यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जितने भी सैंपल होते हैं फर्स्ट सैंपल पर ही बेस्ड होते हैं। फर्स्ट सैंपल में को आपने जितने गैप में लिया है सेम गैप को प्लस करते जाइए, आप आगे से आगे आपको सैंपल्स मिलते जाएंगे। देखो यहाँ पर है 5 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स कि हमें 5 स्टूडेंट्स चाहिए 50 में से। तो आपने फर्स्ट क्या किया, जो 10 रोल नंबर है, देखो 50 स्टूडेंट्स है, 50 तक ही रोल नंबर है, आपने 10 रोल नंबर को उठाया। उसके बाद आप क्या करोगे, 10 के बाद 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50, इस तरह से बच्चों को लोगे और आप 5 सैम्पल्स इकट्ठा कर लोगे। ये इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। नेक्स्ट है हमारी मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पल। देखो मल्टी स्टेज क्या होती है, ये इसमें सैंपल्स को डिफरेंट स्टेजेस से लिया जाता है। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेज से सैंपल लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कि सबसे पहले आपने पूरे हरियाणा स्टेट में एडल्ट एजुकेशन की स्टडी की। स्टेट के बाद आप डिस्ट्रिक्ट पे आए, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप तहसील पे आते हो, तहसील के बाद आप गांव पे आते हो। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हो गई, आपने डिफरेंट स्टेज पे सैम्पलिंग की। सबसे पहले आपने पूरे हरियाणा की स्टडी की, उसके बाद फिर हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट्स की स्टडी की, फिर डिस्ट्रिक्ट्स की स्टडी करने के बाद आपने फिर तहसील की स्टडी की, तहसील की स्टडी करने के बाद आपने फिर विलेजेस की स्टडी की। तो ये मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग होती है। सैम्पल्स को तो आप रैंडमली उठाते हो, बस ये सैम्पलिंग मेथड ही होता है। ये कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, पहले स्टेज होती है फिर उसकी सब स्टेज होती है। तो इस तरह से आप सैम्पल्स लेते हो। जैसे कॉलेज में पहले आपने जो पीजी मास्टर डिग्री वाले बच्चों का सैंपल लिया, फिर यूजी वाले बच्चों का सैंपल लिया, उसके बाद आप फिर 12th वाले बच्चों का सैंपल लेते हो। इसी तरह से आप फिर 12th से नीचे वाले बच्चों का सैंपल लेते हो। इस तरह से ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है आपकी। ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। देखो क्लस्टर सैम्पलिंग सेम है आपकी स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग जैसी ही, बट डिफरेंस क्या है कि स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग में हमने कहा था कि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग पॉपुलेशन होनी चाहिए। यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, ये पॉपुलेशन है आपकी, ये होमोजीनियस होती है। देखो इस पॉपुलेशन में सिर्फ मैन है और इस पॉपुलेशन में वुमेन है और इसमें से सिर्फ चिल्ड्रन है। तो 3 पार्ट्स में पॉपुलेशन हमें दी गई है और इन 3 पार्ट्स में से हम सैंपल्स को लेते हैं, तो इसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स में पहले से डिवाइड होता है और इनमें से सिर्फ हमें तो रैंडमली बस सैंपल्स ही लेने होते हैं। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड है हमारा। याद रखना स्टार्टा में मैन वुमेन और चिल्ड्रन एक ही पॉपुलेशन में होते हैं और क्लस्टर में अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं। स्ट्रैटाफाइड में हम ग्रुप्स बनाते हैं, मैन का अलग से, वुमेन का अलग से और चिल्ड्रन का अलग से, लेकिन क्लस्टर में पहले से ये ग्रुप बने हुए होते हैं आपके। अब आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने पहले भी कहा है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ पर यूज की जाती है जब पॉपुलेशन कम होती है और इसमें इन्वेस्टिगेटर मतलब डाटा लेने वाले का बड़ा रोल होता है। और फर्स्ट है इसमें जजमेंटल सैम्पलिंग कि इसमें आप जो सैंपल्स लेते हो उसको किसी जजमेंट के बेस पे लेते हो। आपने पहले से जज कर रखा है कि मुझे ये सैंपल चाहिए, क्योंकि मैंने पहले अगर मैं अपनी स्टडी करने से पहले सैंपल्स लेने से पहले ही मैंने जजमेंट बना लिया है कि सिर्फ मुझे तो एमए इकोनॉमिक्स के बच्चे ही चाहिए, तो ये मेरे ऊपर तो डिपेंड किया इन्वेस्टिगेटर के ऊपर कि उसको किस तरह के सैंपल्स चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, a sample of 20 students is to be selected from a class of 80 students for analyzing the spending habits of 10 students. The investigation would select 20 students in his opinion जो क्लास में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए उसको सैम्पल्स लेने थे 80 में से उसको सिर्फ 10 बच्चों के सैंपल लेने थे। उसने क्या किया 20 बच्चों के सैंपल लिए, उनमें से 20 बच्चों के सैंपल लिए, 10 बच्चों के सैंपल को एनालिसिस करके अपना रिजल्ट बना दिया। देखो जजमेंटल होती है, आप अपनी सुविधा के अनुसार जज करते हो। पहले ही मुझे फिक्स था कि मुझे 10 बच्चों की सैंपल लेने हैं और इन 10 बच्चों की हैबिट ही पूरी क्लास की हैबिट को रिप्रेजेंट करेगी। ये इसके कुछ है, क्योंकि देखो ये एक्यूरेट नहीं होता है, एक्सपेंसिव तो कम होता है। इसके मेरिट्स क्या है कि लेस एक्सपेंसिव होता है, सिंपल और इजी है कि मुझे पहले पता मुझे कितने बच्चे उठाने और कहाँ से उठाने हैं सब कुछ,
कहाँ से कितना सैंपल लेना, अगर मुझे पहले ही क्लियर है तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है। और उसकी डीमेरिट्स क्या है कि देखो इसमें मेरा खुद का ओपिनियन आ गया, मैं उन्हीं बच्चों को लूँगी जिनकी, देखो यहाँ पे एक हैबिट है, एक्सपेंडिचर हैबिट, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेने वाली हूँ जो खर्चा करते हैं। मैं क्लास के उन बच्चों को तो लूँगी ही नहीं जो खर्चा कम करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को लूँगी जो हर रोज़ पार्टी करते हैं, ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। उन्हीं की हैबिट को देखते हुए मैं कह दूँगी कि ये पूरी क्लास खर्चीली है, ये पूरी क्लास, इनको महीने में 2-2 3-3 हज़ार रुपये पॉकेट मनी मिलती होगी, तभी तो इतने पैसे खर्च करते। सिर्फ मैं उन 10 बच्चों को देखकर ही पूरी क्लास को ही जज कर देती हूँ। और मैंने अपने सैंपल में क्या किया, जजमेंट क्या लगाई, सिर्फ मैंने क्लास में से खर्चा करने वाले बच्चों को ही उठाया। मैंने उन बच्चों को तो उठाया ही नहीं जो खर्चा कम करते या फिर बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो इससे मेरी खुद की जजमेंट इसमें आ जाती है और ये एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होता। फिर आता है कोटा सैम्पलिंग। देखो जब भी कोटा वर्ड यूज़ किया जाता है इट मीन्स यहाँ पर लिमिट की बात, मैं लिमिट लगा दी, मैंने लिमिट लगाई कि क्लास में से मैं 10 बच्चों को तो लूँगी जिनकी एक्सपेंडिचर हैबिट है, लेकिन लिमिट क्या है, जो अपना एक्सपेंडिचर करते हैं 2,000 से ऊपर, सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेने वाली हूँ। तो ये क्या होगी, एक लिमिट लगा दी, ठीक है, ये कोटा सैम्पलिंग होती है। देखो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, कन्वीनियंस वर्ड का मीनिंग होता है अपनी सुविधा के अनुसार। तो देखो मैं अपनी सुविधा के अनुसार अगर सैम्पल्स को इकट्ठा करती हूँ, मुझे 10 बच्चों के खर्चे की मतलब एक्सपेंडिचर हैबिट को मेज़र करना था, तो मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ 10 बच्चे चाहिए थे, वो 10 बच्चे मैं अपने घर के आसपास ही मिल जाए, अपने घर के आसपास से ही ले लूँ, या फिर मेरे घर के आसपास जो स्कूल या कॉलेज है वहीं से कलेक्ट कर लूँ। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करता हूँ, इससे भी डाटा एक्यूरेट नहीं निकलता है। लास्ट है आपकी एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपको 100 बच्चे दिए गए हैं तो आप उसमें से 90 बच्चों का डाटा ले लेते हो। तो ये बिग एज पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की तरह ही इतना बड़ा सैंपल आप उठा लेते हो, इसको एक्सटेंसिव सैंपल कहते हैं। इस सैम्पलिंग मेथड में यही है कि आपको जितनी पॉपुलेशन दी गई है आप उसमें से जो सैंपल उठाते हो, आप हद से ज़्यादा सैंपल उठा लेते हो। अगर आप एक पूरे कॉलेज की स्टडी करने चाहते हो तो आप पूरे कॉलेज में सभी क्लासेस को ले लो, सिर्फ 1 या 2 क्लास को छोड़ते हो। तो एक्सटेंसिव सैम्पलिंग में आते हैं। ये लास्ट है कि सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं। देखो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं जो आपने अभी अभी किए ना सैम्पलिंग मेथड्स, इनके कारण आपने गलत मेथड लगा दिया, आपको वहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग चाहिए थी लेकिन आपने नॉन रैंडम सैम्पलिंग लगा दी, आपको वहाँ पर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से डाटा को सैम्पल्स को लेना था लेकिन आपने वहाँ पर कन्वीनियंस सैम्पलिंग लगा दी। तो इन अगर सैम्पलिंग मेथड्स के द्वारा एरर्स आते हैं तो इसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं, जो मेथड्स को छोड़ के जो सैंपल कलेक्ट करने वाले इन्वेस्टिगेटर के द्वारा आते हैं जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स में आते हैं। देखो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या है, उसने गलत प्लानिंग की हो, उसने जो सैंपल लिए उसने गुम कर दिए हो, सैंपल को कम या ज़्यादा कर दिया हो, तो ह्यूमन फैक्टर्स आते हैं ये सभी। या फिर सैंपल कलेक्ट करने वाले को एक्सपीरियंस ही नहीं है कि किस तरह से सैंपल्स हमें कलेक्ट करने चाहिए, या फिर उसको क्वेश्चंस ही नहीं पता कि हमें सैंपल जो लिए हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछना चाहिए। तो अगर ह्यूमन फैक्टर्स के कारण आपके उसमें रिपोर्ट में आप जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाते हो उसमें एरर आते हैं, किसी भी तरह की एरर क्या होती है, बाधा, किसी भी तरह की बाधा अगर ह्यूमन के द्वारा आती है तो नॉन सैम्पलिंग एरर है। अगर वो बाधा सैम्पलिंग एरर कब होगी, जब आपने जो मेथड लिए सैम्पलिंग के उनके द्वारा अगर वो एरर्स आते हैं तो वो सैम्पलिंग एरर है। बस इतना ही करना है आपको। थैंक यू।